निहत्थे पर्यटकों की हत्या की है पहलगाम में, जब तक उनको वहां नहीं पहुंचा दिया जाएगा जहां उनको पहुंचाने का काम करना बाकी है, तब तक स्वागत और सत्कार अच्छा नहीं लगता है। लेकिन मैं क्षमा चाहता हूं उसके लिए। मंच पर झूरी सिंह जी की भी धरती स्थली है, मैं उनको भी नमन करता हूं। और आप सबको मैं आज यहां पर ये कहना चाहता हूं, देश में डबल इंजन की सरकार, देश और प्रदेश में डबल इंजन की सरकार, डबल इंजन की सरकार डबल रफ्तार से देश का प्रदेश का विकास कर रही है। गरीबों के जीवन में जो संकट था उसे एक एक करके दूर करने का काम किया जा रहा है। और आज की इस कार्यक्रम में जब बाबूजी पारसनाथ मौर्य जी के शताब्दी वर्ष और गरीब दिवस का कार्यक्रम है, मैं यहां से यही कहना चाहूंगा कि गरीबों के लिए जो बाबूजी कर रहे थे, आज वही काम डबल इंजन की सरकार के द्वारा किया जा रहा है। मंच पर आदरणीय डॉक्टर विनोद बिंद जी हमारे सांसद, जिनके मैं चुनाव प्रचार के समय आया था, उसके बाद नहीं आ पाया। आप सबका आभार प्रकट करने के लिए, क्योंकि आपने माननीय नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए डॉक्टर विनोद बिंद जी को कमल का फूल खिला करके दिल्ली भेजने का काम किया है और मेरा भी सम्मान बढ़ाने का काम किया। इसका भी मैं आप सबका आभार प्रकट करता हूं। यहाँ मंच पर प्रियंका बिंद जी हमारी मोदी जी की चर्चा पूरे दुनिया में होती है। दुनिया का कोई भी नेता अगर किसी भी विषय पर परामर्श करना होता है तो किससे करता है? तो हमारे प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी से करता है। आज आप सब जानते हैं, अभी आतंकवादी हमला हुआ, कूटनीतिक मोर्चे पर पाकिस्तान को जिस भाषा में समझना चाहिए उस भाषा में समझाने का निर्णय हो चुका है। और जिस निर्णय का देश को इंतजार है उसमें बहुत देरी नहीं होगी। उस पर मैं कुछ बोल भी नहीं सकता, बोलना भी नहीं चाहता। लेकिन आपको भी विश्वास होगा, मुझे भी विश्वास है, अगर उरी और पुलवामा के आतंकवादी हमले का जवाब सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक से दिया गया है तो आप विश्वास रखना, पहलगाम का जो आतंकवादी हमला है उसका इतना करारा जवाब दिया जाएगा कि कायर आतंकवादियों ने किसी निहत्थे को आकर के आप गोली मार दो और बहादुर कहलाते हो। संसार के सबसे बड़े कायर हैं। अगर आपके पास दम थी तो हमारी सेना से लड़ते, हमारे सुरक्षा बल के जवानों से लड़ते। तुमने निर्दोषों को क्यों इसलिए मार दिया कि वो हिंदू थे? उनको इसलिए मार दिया कि वो जम्मू कश्मीर जहां से 370 हट गई और हटने के बाद आज वहां लाखों की संख्या में नहीं, प्रतिदिन अभी पिछले साल का आंकड़ा आया कि 2 करोड़ से अधिक लोग जम्मू कश्मीर पर्यटक के रूप में गए। और पर्यटक अगर किसी जगह जाता है तो रोजगार कहां के लोगों को मिलता है? वो जम्मू कश्मीर के लोगों को मिलता है। आपने केवल भारत पर हमला नहीं किया, भारत के पर्यटकों पर हमला नहीं किया, आपने उस कश्मीर के लोगों को
जिनके रोजगार का रास्ता पर्यटन के आधार पर खुल रहा था, आपने उस पर हमला, आतंकवादियों आपने उस पर हमला किया है। और उनको पालने वाले जो भी देश के दुश्मन हैं, आप सब जानते हैं भारत में जो आतंकवाद है, अगर नक्सलवाद अंतिम सांसें ले रहा है तो आप विश्वास रखना, अब अंतिम सांस लेने का समय इस देश के अंदर इस इस्लामिक आतंकवाद का भी आ गया। देश में इस बात से खुशी जाहिर करता हूं कि देश के सभी राजनीतिक दलों ने सरकार का समर्थन किया है कि आतंकवादियों को जिस भाषा में समझे उस भाषा में समझाइए। और यही जरूरत होती, जब देश के ऊपर कोई संकट आवे तो हमारे राजनीतिक दृष्टि से विचार अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन हम एक देश के नागरिक हैं। हमारे दल अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन अगर देश पर कोई चुनौती आएगी तो सारे दल दलीय मतभेद भूल करके एकजुट होते हैं। और यह एकजुटता दिखाने का जिन लोगों ने काम किया है, मैं उनको धन्यवाद भी देना चाहता हूं। आज जब मैं भदोही आया हूं, मुझे बुलाने का काम किए, मैं इसके लिए भाई विपुल जी का भी, हम अपने प्रमोद जी का भी, जिलाध्यक्ष जी का भी और पार्टी के सभी नेताओं, यहाँ मेरे बहुत सारे कार्यकर्ता साथी बैठे, सबका हृदय से धन्यवाद करता हूँ। भदोही बहुत बार बार नहीं आ पाता, इच्छा रहती है कि मैं भदोही भी बार बार आऊं। अगर मैं हंडिया आऊं तो मैं गोपीगंज भी आ जाऊं। अगर मैं बनारस आऊं और प्रयाग जाना है तो आकाश मार्ग से नहीं, सड़क मार्ग से जाऊं। अभी मुझे विपुल जी एक वीडियो दिखा रहे थे, अभी विपुल जी एक मुझे वीडियो दिखा रहे थे। तो गंगा जी पर सेतु निर्माण का एक वादा किया, वो अभी अधूरा है, वो पूरा होगा, ये मैं आपको वादा करके जा रहा हूं। भारतीय जनता पार्टी जो कहती वो करती है। हमारी सरकार ने, माननीय नरेंद्र मोदी जी जब देश में प्रधानमंत्री बने थे 2014 में, उत्तर प्रदेश में उस समय श्री अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी की सरकार थी। गरीब कच्चे घर में रहते थे, झोपड़ी में रहते थे। अब मोदी जी लगातार प्रधानमंत्री आवास दे रहे थे, लेकिन अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश वालों को आवास नहीं देने दे रहे थे। लेकिन जब उत्तर प्रदेश में 2017 में आपने कमल खिला दिया, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना दिया, तो भदोही सहित पूरे उत्तर प्रदेश में हम लोगों ने 56 लाख गरीबों को आवास देने का काम कर चुके हैं। मैं बताना चाह रहा हूं, अभी मेरे सारे अधिकारी यहां पर हैं, अभी 30 अप्रैल तक सर्वे चल रहा है। अभी जिनको आवास नहीं मिला उनको भी आवास देने के लिए मोदी जी ने फाइल पर हस्ताक्षर कर दिया है। 3 करोड़ और गरीबों को घर दिया जाने वाला है। मेरे प्रधानमंत्री जी ने कहा है, हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से भी कहा, मुझसे भी कहा, केशव जी मेरे उत्तर पूरे देश में कोई झुग्गी झोपड़ी में नहीं रहेगा, कच्चे घर में नहीं रहेगा, लेकिन उत्तर प्रदेश का मैं सांसद हूं, उत्तर प्रदेश के अंदर कोई भी कच्चे घर में नहीं रहेगा, झुग्गी झोपड़ी में नहीं रहेगा। हम आपको विश्वास दिलाना चाहते हैं। मैं आप सब लोगों से और भी तमाम सुविधाएं जिनकी चर्चा मैं करूंगा तो जैसे लगेगा कि मैं सूर्य भगवान को दीपक दिखा रहा हूं। अनेक योजनाएं जिनका लाभ आपको रोज मिल रहा है, चाहे वो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का राशन हो, चाहे वह आयुष्मान भारत से इलाज की सुविधा हो, चाहे उज्ज्वला योजना से गैस का कनेक्शन हो, चाहे सौभाग्य योजना में बिजली का कनेक्शन हो, चाहे हर घर नल से जल पहुंचाने का काम हो, सब काम तेजी से आगे बढ़ रहा है। और यह इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि गरीब माँ बाप का बेटा देश का प्रधानमंत्री बना है और उसने कहा है कि मेरे गरीबों की जो जरूरतें हैं, जब तक वह एक एक जरूरत पूरी नहीं हो जाएगी तब तक भारत सरकार का खजाना हो, चाहे उत्तर प्रदेश का
खजाना हो वो गरीबों की भलाई के लिए खुला रहेगा या खुला ऐलान है। मैं आज था, मुझे सुबह शंका थी, लखनऊ में तो कुछ ऐसी धूल भरी आंधी सुबह शुरू हो गई। मुझे लगा कि अगर लखनऊ में है तो भदोही में भी होगी। आज मैं कार्यक्रम में जा पाऊंगा कि नहीं जा पाऊंगा, लेकिन आप सबका दर्शन करने का सौभाग्य मुझे मिलना था, इसलिए मैं आप सबके बीच में आ पाया। बहुत लोग यहाँ पर ऐसे थे, मेरे कार्यकर्ता साथी भी, प्रमोद जी ने जिनको बुलाया तो वह सारे परिवार के सदस्य भी, बहुत सारे लोग फोटो खिंचाना चाहते हैं। मैंने कहा जिनके साथ मैं फोटो खिंचा पा रहा हूं अच्छी बात है, जिनके साथ नहीं खिंचा पाऊंगा वो प्रमोद जी के साथ, चाहे विपुल जी के साथ, चाहे सांसद विनोद जी के साथ, चाहे अध्यक्ष दीपक जी के साथ आप लखनऊ आइए, वहां पर भी आपका स्वागत है। सरकार बनाई, आज हम 2025 में खड़े हैं। 2014 और 2025 के बीच में 5 चुनाव हुए। कितने चुनाव? 5 चुनाव हुए। 5 चुनाव में 2014 उत्तर प्रदेश में 73 सांसद जीते थे भारतीय जनता पार्टी गठबंधन के, और 2017 में विधानसभा का चुनाव हुआ। 325 विधायक भाजपा गठबंधन के उत्तर प्रदेश के अंदर जीते थे। 2019 में सपा बसपा ने गठबंधन करके चुनाव लड़ा, और उस गठबंधन के चुनाव के बाद भी उत्तर प्रदेश में 64 लोकसभा के सांसद जीत करके गए थे। 2022 में विधानसभा चुनाव हुआ। उस विधानसभा के चुनाव में समाजवादी पार्टी का अहंकार आकाश को छू रहा था, और आपने फिर हमको दूसरी बार उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने का अवसर दिया। 2024 के लोकसभा चुनाव में जितनी सीटें हमें मिलनी थी उतनी सीटें नहीं मिली, उसका हमें निश्चित तौर से मलाल है, लेकिन क्या कमी रह गई थी उसकी परीक्षा कर ली गई है, समीक्षा कर ली गई है, और 2027 में विधानसभा का चुनाव होने वाला है। मैं आप सबका आह्वान करके जा रहा हूं, 2027 में 2017 दोहराना है। तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की 300 से अधिक विधायकों के साथ उत्तर प्रदेश में फिर से सरकार बनाना है। बताओ तैयार हो? ये प्रस्ताव बना करके भेजने का काम करें, और यह कार्य कराने का काम हम लोग प्राथमिकता के आधार पर करेंगे। अच्छा सुझाव। और यह क्योंकि बहुत बड़ा स्थान है, बहुत बड़ा नाम है, दीप भी एक ग्राम सभा है, लेकिन जो सीतामढ़ी है वहां उस स्थान के प्रति पूरे देश की श्रद्धा जुड़ी रहती है, इसलिए उस नाम को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। मैं एक बार फिर से आज मुझे बाबू पारसनाथ मौर्य जी के, जननायक बाबू पारसनाथ मौर्य जी के 2 मूर्तियों के लोकार्पित करने का सौभाग्य मिला, उनके चरणों में प्रणाम करने का सौभाग्य मिला। मैं अपने सार्वजनिक जीवन के दौरान उनके संपर्क में कभी नहीं था, लेकिन आज उनके बारे में जो पूरा विवरण मुझे मिला है उसको पढ़ करके श्रद्धा से मेरा शीश स्वाभाविक तौर से उनके चरणों में झुक जाता है। ऐसे महापुरुषों का आदर होना चाहिए, सम्मान होना चाहिए। मूर्तियों तो लोकार्पित हो गई है, हम और भी नाम को बड़ा करने के लिए और भी आगे कुछ करके दिखाने के लिए भी प्रयास करेंगे, यह भी आप सबको आश्वासन देना चाहते हैं। 24 में जब भदोही लोकसभा में आपने भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलाया, डॉक्टर विनोद बिंद जी को सांसद बनाया, लेकिन 2027 अभी कांग्रेस का कहीं अता पता नहीं है, बसपा का कहीं अता पता नहीं, समाजवादी पार्टी बहुत खुदक रही। लेकिन मैंने एक बात कही है, कई बार वहां बहुत जगह मेरे बारे में अपशब्दों का प्रयोग करते हैं, कई लोगों के बारे में करते हैं, लेकिन मैं श्री अखिलेश यादव जी और उनके परिवार के लोगों पर कभी अपशब्दों का प्रयोग किया क्या? मैं नहीं करता, क्योंकि मेरे संस्कार ऐसे हैं। श्री अखिलेश यादव जी को विरासत में गद्दी मिली, मुझे विरासत से नहीं, मुझे आज अगर उप मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी को निर्वाह कर रहा हूं तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के नाते मुझे यह जिम्मेदारी मिली। मैं अपने कार्यकर्ता साथियों से कहना चाहता हूं, अपने कार्यकर्ता साथियों से कहना चाहता हूं, आप पूरी मेहनत करिए। 2027 में समाजवादी पार्टी को समाजवादी पार्टी बनाना, और यह काम आप कर सकते हो। एक बात और मैं आज यहां पर कह करके जा रहा हूं,
पिछड़ों और दलितों का जो वोट है वह लगभग 2 लाख है, और उसके अलावा जो लगभग 2 लाख वोट है उसमें लगभग 1 लाख से ज्यादा वोट वो भारतीय जनता पार्टी का गारंटी के साथ मिलता है। कई बार क्या होता है, ये हमको बांटने की कोशिश करते हैं। आप जरा कभी सर्च करिएगा, अपने मोबाइल फोन पे आजकल गूगल उपलब्ध रहता है, यूट्यूब उपलब्ध रहता है, एक परिवार से कितने सांसद विधायक हैं। क्या एक ही परिवार का सब कुछ बनना चाहिए, एक ही जाति का बनना चाहिए? अब मैं गिनाऊंगा तो उनको लगेगा कि हम सब जानते हैं। आप श्री अखिलेश यादव जी, उनकी पत्नी, उनके चाचा, उनके भाई, उनके भतीजे, मतलब अनगिनत संख्या में एक परिवार का, और वो समझते हैं कि उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री कुर्सी 2017 में चली गई है, लेकिन नशा अभी भी नहीं उतरा है।